नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। न्यायपालिका द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना होगा संविधान के विरुद्ध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। एस जयशंकर ने अपने समकक्ष जो ह्यून के साथ रक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का किया आकलन। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। अमेरिका रूस के बीच अलास्का में हुई बैठक को ट्रंप ने बताया सार्थक। कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर कई मुद्दों पर बनी सहमति। ज़ेलेंस्की और नाटो से करेंगे बात। और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। राधा कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अब विस्तार से समाचार ले लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था होगी जो कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा कि जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो तो संविधान कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 200 या 201 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते। साथ ही जवाब में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 142 कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके और सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा कि संविधान के किसी एक अंग की कथित विफलता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे नहीं दिया है, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबे समय तक विचाराधीन रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम समय सीमा तय कर दी थी। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, केंद्र ने अपना जवाब दाखिल किया है और साफ तौर पर इसमें कहा है कि ये जो फैसला है, क्या ये संवैधानिक असंतुलन पैदा नहीं करता है? सुझाव प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया था राष्ट्रपति की ओर से उस पर, और इसमें उन्होंने जो भी विषय थे उन पर क्रमवार अपनी बात रखी है। लेकिन इसका जो सम एंड सब्सटेंस है, जो इसकी मूल बात है, वो यही है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि आर्टिकल 142 जिसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक निश्चित समय के भीतर लंबित विधेयकों पर फैसला ले, तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि 142 न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 142 संविधान के अन्य प्रावधानों से ऊपर चला जाता है। और यही वजह उन्होंने कहा कि अगर टाइम फिक्स करने की कोई बात संविधान में होती तो इसका स्पष्ट उल्लेख 200 और 201 में किया जाता कि किन परिस्थितियों में कितना समय मिलेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन ये दोनों ही आर्टिकल्स इस मामले पर खामोश हैं, वो किसी समय सीमा की बात नहीं करते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई इस तरह की टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता। ये भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो 4 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास, या तो उसे मंजूर करें, या तो उसे नामंजूर करें, विधानसभा को वापस लौटा दें, या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रिजर्व कर लें। तो ये 4 विकल्प होते हैं स्पष्ट रूप से, और इनमें किसी भी तरह की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस किया था, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा मामला था, केंद्र से जुड़ा मामला था राष्ट्रपति के कारण। तो सबको, इन सभी लोगों को, सभी राज्यों को भी अपने जवाब दाखिल करने हैं। सॉलिसिटर जनरल का जवाब आ गया है। हमने देखा था इससे पहले केरल और तमिलनाडु, 2 राज्यों ने
समर्थन किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन अभी सभी राज्यों के जब जवाब आ जाएंगे उसके बाद देखते हैं कि विस्तार से सुनवाई होनी है इस पूरे विषय पर। तो अभी की स्थिति यह है कि सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तरफ से जो बातें कही हैं उसमें साफ कहा है कि अगर ये बात ये भी कही गई कि अगर कहीं राज्यपाल कथित तौर पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में से चूक जाते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट ये एज्यूम नहीं कर सकता कि वो कोई समय सीमा तय कर दे राज्यपाल के लिए। उसके लिए अलग प्रावधान है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से विपरीत। बिल्कुल, इसमें विकास हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में इस विषय को देखते हुए संवैधानिक प्रावधान हैं क्या? देखिए, जैसा कि जवाब में भी सॉलिसिटर जनरल ने बात दोहराई है कि जब भी कोई बिल राज्यपाल के पास भेजती है विधानसभा, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो वो उसे तुरंत स्वीकार कर लें, या तो वो उसको अस्वीकार कर दें, इसके अलावा एक ऑप्शन ये होता है कि वो विधानसभा को वापस भेजें कि विधानसभा इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा ने ठीक तरीके से विचार नहीं किया और ये चीजें कहीं ना कहीं या तो केंद्र की शक्तियों से टकराव है इनका, या फिर ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है विधेयक में जो बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, जब भी इस तरह की कोई टकराव राज्यपाल को लगता है कि केंद्र की शक्तियों के साथ हो रहा है या कोई ऐसा विषय है जो केंद्र के जो अधिकार हैं उनसे उनमें दखल अंदाजी की तरह लगता है राज्यपाल को, तो वो उस मामले को प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए अपने पास रिजर्व रख लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि ना तो मैं इस पर कोई निर्णय ले रहा हूं, ना मैं इसको विधानसभा वापस भेज रहा हूं, ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से जो भी इस पर मत आता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो तमिलनाडु के मामले में पूरा विवाद इसी बात को लेकर के था कि राज्यपाल ने यह कहा कि इन बिल्स को वो प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए रिजर्व कर रहे हैं। हालांकि एक बार पहले भी उनके पास वो विधेयक आए थे, उन्होंने वो विधेयक लौटा दिए थे। विधानसभा ने दोबारा उन्हीं स्वरूप में इन विधेयकों को वापस भेजा, तो राज्यपाल ने यह कहा था कि ये विषय ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति के पास इन सारे विधेयकों को भेजा जाना चाहिए। उसके बाद ये मामला फंसा और उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और ये आरोप लगाया कि राज्यपाल निर्णय नहीं ले रहे हैं और उनके पास जब पहली बार भेजे गए थे विधेयक उसी वक्त या तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए रिजर्व करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार वापस विधानसभा को लौटा दिए, अब वो दोबारा उन्हीं बिल्स को रिजर्व नहीं कर सकते राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि ये बात, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये भी गलत है। राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो भेजे गए विधेयकों को दोबारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के स्पष्ट प्रक्रिया और नीति ये है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय कर दी थी राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, उनके खिलाफ पूरी तरह से ये सबमिशन है सॉलिसिटर जनरल का कि ये जो ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के या जो उन्होंने परिपाटी दी है समय सीमा की, ये कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और इसीलिए खुद सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई चीज गढ़ नहीं सकता अपनी तरफ से जिसके बारे में संविधान ने स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही है और ना ही कोई समय सीमा निर्धारित की। बिल्कुल, केंद्र ने विकास ये भी कहा है कि जब शक्तियों के प्रयोग को फ्लेक्सिबल या लचीला रखना होता है तब भी कोई समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की जा सकती है। क्या कुछ इसका आशय है और किस तरह के ऐसे मामले होते हैं तमाम मामलों के बीच में जिनमें जो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार मिला है 142 में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कहीं पर कोई निचली अदालती कार्रवाई में हो सकता है प्रोसीजरल लैप्स कोई ऐसा हो जिसे अब ठीक ही नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस कर लेता है। और इसीलिए हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ, खासतौर से पिछले कुछ दशकों में आर्टिकल 142 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय हो। बिल्कुल इसी तरह कुछ प्रोविजंस जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं संविधान में जहां पर राष्ट्रपति के पास ये पूरा अधिकार हो, जहां पर लगे कि वो अपनी स्पष्ट जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भी किसी चीज को वो नहीं रोक पा रहे जो कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। तो वो ऐसी स्थिति में वो एक किसी बिल को वीटो कर सकते हैं, यानी वो ये रख सकते हैं अपने पास कि इस पर कोई निर्णय ही नहीं किया उन्होंने, ना उसको स्वीकार किया, ना स्वीकार किया, ना लौटाया। तो इस तरह के जो डिस्क्रिशनरी पावर जैसे सुप्रीम कोर्ट को 142 में मिला हुआ है, इसी तरह से संविधान ने प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एक इस तरह की शक्ति दी है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चीज स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा रही है, अगर हम उस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर इसको मंजूर भी कर दे रहे हैं, अगर कहीं वो किसी स्टेट के किसी अधिकार को या जो राज्य है, जो संघ है, उसके किसी स्वरूप को कहीं किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए एक डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। तो इसी को यहां पर यह भी कहा गया है कि आप
प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर एक रखा गया है जानबूझ के संविधान में, आप उसको क्यों इस तरह से खत्म कर रहे हैं, ये टाइमलाइन निश्चित करके। और इस तरह की एक घटना पहले हुई भी है। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बिल था जिसको लेकर के सरकार तो लाई, लेकिन उसको लेकर के काफी असंतोष था, काफी गहमा गहमी थी। तो वो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा एक विधेयक, पोस्ट ऑफिस विभाग से जुड़ा एक बिल था जिसको उन्होंने वीटो कर लिया था, जिस पर कभी कोई निर्णय ही नहीं हुआ। यदा कदा कभी कभी ही ऐसा होता है जब ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसी शक्तियों को बरकरार रखा जाता है कि ना जाने कब इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर की जरूरत राष्ट्रपति को पड़ जाए। तो इसीलिए लगातार ये बात जो हमारे न्यायविद हैं वो भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में संविधान खुद खामोश है, और जानबूझकर खामोश है, क्योंकि वो वहां पर एक डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून के बीच आज नई दिल्ली में औपचारिक वार्ता शुरू हुई। ये बैठक चो ह्यून की भारत यात्रा के दौरान हो रही है। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये आधिकारिक भारत यात्रा है। बातचीत की शुरुआत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस की तरह दक्षिण कोरिया यानी कोरियाई गणतंत्र का लिबरेशन दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार होने की संभावना है। वार्ता में आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चों पर सहयोग को भी और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये वार्ता भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का संकेत मानी जा रही है। शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंचे चो ह्यून का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार टैरिफ के असर का आकलन कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर दक्षिण कोरिया के समर्थन का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आभार जताया। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे किन मायनों में अहम है डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के बीच की यात्रा, तमाम पहलू हैं, उनको देखते हुए इसकी अहमियत और कितनी बढ़ जाती है? देखिए, कोरिया जो गणतंत्र है, कोरिया गणतंत्र छोटा देश भले ही है लेकिन तकनीक के मामले में काफी उन्नत है। और कोरिया और भारत के बीच का जो संबंध है वो दो मामले में एक दूसरे का पूरक है। भारत की जो पूरी जो क्षमता है, जो मानव क्षमता है, और कोरिया की जो तकनीक है, वो अगर दोनों मिलकर काम करें तो एशिया की एक बड़ी जो क्षमता है, बड़ी क्षमता का एक तरीके से कहें कि विस्फोट होगा। और इसी कारण से भारत और कोरिया के बीच में जो बातें हुई हैं, कई बार बातें हुई हैं पहले भी, और अभी जो बात हुई है उसमें ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसमें जो सेमीकंडक्टर है, उसके अलावा मैं बताऊं कि कोरिया और भारत के बीच में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी बातचीत हुई है कई बार, और हो सकता है इस बार भी उसके बारे में बातचीत हो। उसके अलावा भारत और कोरिया के बीच में पनडुब्बी बनाने की जो बात है, पनडुब्बी बनाने की क्षमता है कोरिया में, वो भी बात हुई है। शिप बिल्डिंग में कोरिया का महारत है, तो कोरिया के साथ भारत कई क्षेत्रों में काफी बड़े सहयोग कर सकता है। और इसीलिए 10 साल पहले भारत और कोरिया के बीच में विशेष रणनीतिक संबंध की घोषणा हुई थी, और कोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में ही सियोल पीस प्राइज से भी नवाजा था। तो आप समझ सकते हैं कोरिया भारत को कितना महत्व देता है, और भारत की खास करके जो दुनिया के देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में जो भारत की भूमिका रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खास तौर पर भूमिका रही है, उसको कोरिया ने अभी हमेशा काफी सराहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका भी कोरिया जो ने काफी उसकी आलोचना की, उसकी भर्त्सना की, उसमें सबसे पहले आलोचना करने वाले देशों में कोरिया शामिल था। और अभी आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ एक तरीके से पूरी दुनिया पे जो एक तरीके से टैरिफ वार छेड़ रखा है, ऐसे में कोरिया के भी हित प्रभावित होते हैं, भारत के भी हित प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देश एक दूसरे के साथ करीब आने की
व्यापार की और भी ज्यादा क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इसको तलाश कर रहे हैं। और इस मायने में कोरिया के विदेश मंत्री की यह यात्रा जो है काफी अहम है। जी बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं फ्यूचरिस्टिक तकनीक है और जो भविष्य है उसको लेकर आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और उससे भी ज़्यादा रणनीतिक रूप से ये कितने मजबूत संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, देखिए रणनीतिक रूप से कहें कि कोरिया जो पूरा जो है एक कह सकते हैं कि ईस्टर्न जो एशिया है, ईस्टर्न एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। जापान और कोरिया दोनों भारत से काफी दूर है, लेकिन जो इंडो पैसिफिक की जो रणनीति है उसमें कोरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रणनीतिक तौर पे कहेंगे कि कोरिया जो है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो या तो शांति का काम हो या जो नेचुरल डिजास्टर्स में हमारी जो भूमिका होती है, नेचुरल डिजास्टर्स में, उसके अलावा जो सैनिक अभ्यास में हमारी भूमिका हो सकती है कोरिया के साथ, यह जो रणनीतिक इलाका है। उसके अलावा जो तकनीकी इलाका है कि जैसा कि कोरिया के लोगों ने लगातार इस बात को महत्व दिया है कि भारत का जो एक मानव संसाधन है, भारत का मानव संसाधन काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे अगर कोरिया में जाएंगे, मुझे जाने का मौका मिला है 2 बार, तो मैंने देखा है कि कोरिया के जो सैमसंग हो या अन्य जो तकनीकी संस्थान है, इन सारे में भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या है जो वहां जाकर काम करते हैं। और वहां जाकर काम करते हैं, वहां के जो विकास है, उस विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और कोरिया की जो जनसंख्या है, मान लें कि कोरिया की जनसंख्या एक एजिंग पॉपुलेशन माना जाता है कोरिया में, उस एजिंग पॉपुलेशन के बीच में जो आई हुई रिक्तता है, उस रिक्तता को भारत का जो मानव संसाधन है, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो जाके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोरिया के साथ तकनीकी जो हमारे संबंध है, वो संबंध एक दूसरे के पूरक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो डिफेंस का है मामला, सिक्योरिटी का मामला है, कोरिया इस मामले में भी तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। तो इस जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों की वजह से ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में है। और इसको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, खास करके आज की स्थिति में, जबकि भारत को हर तरह की उन्नत तकनीक की जरूरत है और कोरिया को जो है हर तरह के उन्नत स्किल फोर्स की जरूरत है। जी बिल्कुल। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से संबंधों की मजबूती के बारे में, विशेषकर रणनीतिक संबंधों की मजबूती के बारे में आप बता रहे हैं, उसी में एक टर्म ये भी आई है विशेष रणनीतिक साझेदारी, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जब इसके सामने विशेष शब्द लग जाता है, विशेष रणनीतिक साझेदारी को किस तरह से गति दी जा सकती है, ये विचार बहुत अहम है और इसका क्या असर होगा? देखिए, विशेष रणनीतिक साझेदारी तो एक डेफिनेशन है जिसमें कि 2 देश जो है एक दूसरे से बाइलेटरल द्विपक्षीय मामलों पे, उसके बाद क्षेत्रीय मामलों पे और उसके बाद ग्लोबल मामलों पे विचार करते हैं। और उसको रणनीतिक कहा जाता है कि हमारी रणनीति और आपकी रणनीति कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, उसमें हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। और जो कन्वर्जेंस का एरिया है, जो एकजुटता बनती है, जिन जिन बिंदुओं पे हमारी सहमति बनती है, उन सहमति के बिंदुओं पे हम साथ साथ काम करते हैं। अब यह जो और अविश्वास अब जब और गहरा होता चला जाता है, जो रणनीतिक संबंध है, उसके बाद उसको नया नाम दिया जाता है विशेष रणनीतिक संबंध। तो ये विशेष रणनीतिक संबंध कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में भारत और कोरिया के बीच में और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, इसलिए इसे विशेष रणनीतिक संबंध का दर्जा दिया गया है। और इस विशेष रणनीतिक संबंध के तहत ही भारत और कोरिया जो है सो क्षेत्रीय मामलों पे काफी नजदीक से विचार कर रहे हैं, काफी नजदीक से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और उसके अलावा ग्लोबल जो मामले हैं, ग्लोबल मामलों पे भी एक काफी नजदीकी से काम करने की इनकी योजना है। उसके अलावा जो कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की रणनीति की पूरी दुनिया को एक संवेदनशील बनाना, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कितना अहम है, इसमें भी कोरिया भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है। और कोरिया का जो विकास है आतंकवाद से किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, यह सारी बातें विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत डिस्कस किए जाते हैं। विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत इस बात पर भी डिस्कशन होता है कहां कहां आपको क्षति हो सकती है, किन बातों से, और किन बातों से हमें क्षति हो सकती है। इन दोनों की क्षति को रोकने के लिए हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी विशेष रणनीतिक संबंधों के तहत बातचीत होती है। तो कह सकते हैं कि एक उन्नत किस्म का एक संबंध है जो भारत और कोरिया लगातार पिछले 1 दशक से देख रहा है। और इसी को और मजबूत बनाने के लिए बार बार ये यात्राएं होती हैं, आधिकारिक यात्राएं होती है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब कोरिया के विदेश मंत्री नए बने तो उसने तुरंत उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक समझदारी जो है वो विकसित होती है। और इसी के तहत पहली उनकी भारत यात्रा है विदेश मंत्री के बनने के बाद चोह्युन की। तो
तो इस विदेश मंत्री की इस यात्रा में कह सकते हैं कि एक्सपोजर विजिट भी कह सकते हैं, उनका एक एक्सपोजर होगा। और उसके बाद जो पटरी पे और भी कई चीजें जो आने की बात है, जो कई योजनाएं जो है वो पाइपलाइन में है, उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाने पे बात होगी, ताकि जो ग्लोबल जो एक तरीके से एक संकट की स्थिति सारे देशों के सामने मंडरा रहा है, खास करके टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें कैसे दोनों मिलकर काम करें ताकि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, क्षति जितनी कम हो सके हो और लाभ जितना ज्यादा हो सके हो, और दोनों देशों के बीच एम्प्लॉयमेंट का जो संबंध है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। क्योंकि भारत की एक प्राथमिकता होती है कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध है वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी प्रयास करते हैं कि भारत के जो नौजवान है, जो युवा है, उनको किस तरीके से वहां रोजगार दिया जा सकता है, इसके लिए समझौते भी किए जाते हैं। तो कोरिया में इस बात की काफी संभावना है। बिल्कुल, तमाम परिस्थितियों को लेकर काफी अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। राष्ट्रगोपः पुरोहितः लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति। तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति। भारत के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स बेड़े की सेवा अवधि अब खत्म होने के करीब है। भारत के रोटरी विंग पावर क्या है, ड्रोन, माइक्रोजेट इंजन्स कैसे बदलेंगे युद्ध की दिशा, साइबर और एम्फीबियस वॉरफेयर की नई रणनीति क्या है, इसका मतलब। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशौती में बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों के लोगों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए चशौती से लगभग 15 किलोमीटर दूर मैदान में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। तो किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों के लोगों से बातचीत की और इस इलाके का दौरा किया। राहत और बचाव कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया और राहत कार्य जो हैं वो युद्ध स्तर पर जारी हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल किश्तवाड़ का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदा के समय NDRF और SDRF ने बेहतरीन कार्य किया है। Appreciate the authorities, the NDRF, the SDRF, they have swung into action despite all the constraints. I think this is a unique occasion where a natural calamity has been coupled with natural constraints of inclement weather, of a difficult terrain. For example, the rescue helicopters could not reach here. 2 of the rescue helicopters are even today parked in Udhampur, waiting for the weather to improve so that they could come. The government has already offered to provide the chopper services for those who need to be shifted out of Doda or out of Jammu.
अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। इस मुठभेड़ में हथियार भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना कन्हार गांव क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की शुरुआत की। पुलिस ने घटनास्थल से 2 भरमार बंदूक, बैग, नक्सल साहित्य और दवाइयां बरामद की हैं। मुंबई में आफत भरी बारिश से हाल बेहाल है। आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। विक्रोली में कल देर रात भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए हैं। मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सभी लोगों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश से हाल बेहाल है इन इलाकों का, जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, और सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत सब्सिडी दोगुनी की जाएगी और ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प जताया था। साल 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। साथ ही निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्यमों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई सहायता दी जाएंगी। आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को भी समाप्त किया जाएगा और 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को जो है तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और अन्य प्रावधानों के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जारी होगी। कई और प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफ़ी मदद मिलेगी और विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो पाए। आगे बढ़ेंगे। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों तरफ राधे राधे के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पारंपरिक उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। ऐसे ही नज़ारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। वहीं नोएडा और अहमदाबाद में भी श्रद्धालु कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं मथुरा की, मुंबई की, देश भर की तस्वीरें आपने देखी जो कि महाकृष्ण जन्माष्टमी के उत्साह में भक्ति से सराबोर हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर दही हांडी उत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है जिसमें गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ती हैं। इसी बीच मुंबई के दादर इलाके से एक खास तस्वीर सामने आई है जहां महिलाओं के एक समूह ने सफलतापूर्वक दही हांडी फोड़कर एक मिसाल कायम की है।
आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम में है। मथुरा में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यशोदा नंदन की जन्मभूमि मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन और पूजन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल स्थित एक गौशाला का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में तमाम कष्ट संघर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, ये हमें सदैव प्रेरणा देता है। एक तरफ भगवान कृष्ण कालिया के नाग को काबू में करके उसके फन पे नृत्य करके हमको हर जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तमाम श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हमारे तमाम संवाददाता देश के कोने कोने में मौजूद हैं। दिल्ली के बिरला मंदिर से अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर से अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मथुरा से सुयश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मथुरा, वृंदावन, इसकी जो जन्माष्टमी होती है वो विश्व भर में प्रसिद्ध होती है। किस तरह से हमारे दर्शकों को जो डीडी न्यूज़ देख रहे हैं वहाँ के दृश्य आप दिखाना चाहेंगी, वहाँ की कृष्ण भक्ति से सराबोर करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको और अपने तमाम सभी दर्शकों को मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवा देती हूँ। आप देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो शुभ माने जाते हैं। और क्योंकि आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण का यानी लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आपने बिल्कुल सही कहा, वृंदावन हो, मथुरा हो, ये तो वो भूमि है जहाँ अद्भुत छटा आपको देखने मिलेगी। आप देखिए, अपने पिता के कंधों पे बैठकर छोटे छोटे बच्चे भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। इस जन्मभूमि में तो वो गाथा है जहां सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन कर दिया कि नेत्रों में करना संभव नहीं हो सकता है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ अद्भुत यहाँ पर रस हो रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे समय घटता जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, वैसे वैसे यहाँ उत्साह बढ़ता जा रहा है। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कि हमने आपको अभी विजुअल्स भी दिखवाए थे। वहाँ बहुत लंबी कतारें, उसके बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी आप देखेंगी कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन भी दिखाई नहीं दे रही है। उनका उत्साह बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है। मन में बस एक ही तमन्ना है कि अंदर आएं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। आप देखिए, यहाँ प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। सभी को दर्शन मिल सके ऐसी व्यवस्था की गई है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे भगवान के दर्शन यहाँ से करते हैं और जो गेट है वहाँ से सीधे बाहर की तरफ निकलते हैं। तो प्रशासन की भी पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यकीनन देखिए, आज मथुरा आने का जो भी चाहता है, कहीं भी रहता है, वो चाहता है कि आज के दिन जब लल्ला का जन्मोत्सव है तो वो किसी ना किसी तरीके से जन्मभूमि पहुँच जाए। तो आज अगर संख्या की बात करें तो लाखों की संख्या में आज यहाँ मथुरा जन्मभूमि पर है। उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती बन जाती है। लेकिन आप देखिए कितने अच्छे तरीके से श्रद्धालु दर्शन करते आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। शाहजहाँपुर से दर्शन? जी, यहाँ दर्शन के लिए शाहजहाँपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। करीब मेरे जन्म से मतलब मुझे 40 साल हो गए। यहाँ आने की इच्छा थी, अब आज जाके आज पूर्ण हुआ है। बाहर लाइन देख के तो मुझे ऐसा लगा कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। पूरा वापस जाने की पूरी तैयारी थी, पर सीधे संदेश आया, कृष्ण जी ने भेज दिया कि खुल गया है, आप आ जाइए। तो
तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हम बताया कि श्रद्धालुओं को लाइन देख करके लग रहा है कि नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है वो ऐसी की गई है कि जो भी मथुरा आया है, और कहते हैं ना कि कृष्ण का बुलावा है तो चाहे कोई भी रोके आप नहीं रुक सकते हैं, तो जो भी मथुरा आया है उसे यहाँ दर्शन हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। आज यहाँ पर जो भक्ति का आपको रस देखने मिलेगा, बाहर है जगह जगह पर रास लीलाएं हो रही हैं, कृष्ण की बचपन की बाल लीलाएं हो रही हैं, उनको देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही है। साथ ही यहाँ पर जो प्रोग्राम या कहें कि कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के शुरू होंगे, आपको बता दूं मैं, वो 11 बजे से रात्रि में यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे। शुरुआत गणेश पूजन से की जाएगी और वहीं ये जो आप लाल यहाँ पर जगह देख रहे हैं, वहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है उसे लेकर के आएंगे और श्री रजत कमल पर उन्हें बिठाकर उनका श्री अभिषेक करेंगे। तो बस अब इंतजार है 12 बजने के, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, जो भीड़ है, उसका बस एक ही मन में आस्था है कि कब जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल हो और सभी भक्त जो हैं जय कन्हैया लाल की जयकारे इंतजार कर रहे हैं भगवान के जन्म का। बहुत सुंदर दर्शन आपने कराए हैं। हमारे साथ बिरला मंदिर से अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर से। अमरेंद्र, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरह से वहां पर जन्माष्टमी की छटा। सबसे पहले मैं रमा दिखाता हूं कि बिरला मंदिर में इस समय लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज दर्शन कर रही हैं। मंदिर के भीतर इस समय सांसद दर्शन कर रही हैं और सुबह से काफ़ी सारे लोगों का तांता लगा है, लेकिन बांसुरी अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण बलराम जी के मंदिर में आई हैं। उन्होंने पूरा मंदिर घूमा और जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर इस समय दर्शन कर रही है बांसुरी स्वराज। लेकिन सबसे बड़ी बात है रमा कि जिस तरह से आज पूरे देश में, चाहे मथुरा वृंदावन की बात करें, द्वारिका, मुंबई या फिर राजधानी दिल्ली, सुबह से बिरला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5:30 बजे विशेष प्रार्थना की गई थी मंदिर में और सुबह 9 बजे से भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए कई सारे दृश्यों का यहाँ पर संगम किया जा रहा है महाराज के द्वारा, जहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और राधिका के कई जो वृतांत है उनका वर्णन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर एक अलग जगह है जहाँ पर लोग बैठ के भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर विशेष तरह की 20 झांकियाँ बनाई गई हैं बिरला मंदिर में और भगवान कृष्ण के स्वरूपों का जिसमें वर्णन किया गया, उन झांकियों को लोग देख रहे हैं। और जैसा कि मथुरा, वृंदावन या और देश की जगहों में रात को जब लला का दर्शन होगा, नंदलाल का दर्शन हो, जन्म होगा, उसके बाद देर रात तक पूजा अर्चना होगी और उसके बाद मंदिर खुला रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है रमा, उसमें खास बात है कि भगवान श्री कृष्ण महायोगी थे और उनका हर वृतांत, हर जो उनका लीला थी वो एक संदेश देता है। अगर आप बाल्यकाल से देखें तो भगवान ने जब जन्म लिया था जेल में, तो पूतना का अगर दृश्य अगर आपको याद होगा, पूतना उनको मारने आई थी और पूतना ने उनको जब दुग्धपान कराया, स्तनपान कराया, तो उसको माँ का स्वरूप दिया। उसके बाद आप देखिए जब भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो उनकी मित्रता का वर्णन अपने आप में सुदामा के साथ नजर आता है। भाई के क्या संबंध होते हैं, कृष्ण और बलराम का ये संदेश आपको दिखाता है कि भाइयों में कितना प्रेम और सौहार्द होता है। इसी के अलावा अगर आप बात करें कि कालिया मर्दन की बात करें, जब भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे बालकाल में और यमुना में बॉल चली गई, तो कालिया मर्दन ने किस तरह से उनको मारने का प्रयास किया और भगवान कृष्ण ने वो सारी विफलताओं, सारी जो कठिनाइयाँ थी, उसको सफलता पाते हो कालिया मर्दन के शीश पे खड़े होकर एक संदेश दिया कि सफलता जो है आपको मुश्किलों से मिलती है और मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए। राधा कृष्ण के स्वरूप का वर्णन देखिए, तो एक महायोगी के स्वरूप के वर्णन की बात करें। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाव्रती हैं, आज सब लोगों ने व्रत रखा है जन्माष्टमी का, वो महाव्रती मन में कई संकल्प लेके मंदिरों के रुख कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितनी धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्म को मना सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हर स्वरूप कुछ ना कुछ संदेश देता है, तो उन संदेशों के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी एक पूरी बस जो है अमेरिका और कुछ जगहों के लोग जो हैं वो मंदिर में बैठे हुए, पूरी बस भर के आई है। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर हैं, वर्ल्ड वाइड हम लोग प्रभुपाद की जगह मानते हैं, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में रमा यहाँ पर भीड़ है और श्रद्धालुओं के मन में आस्था है और व्रत करके वो लोग भगवान श्री कृष्ण का व्रत करके मंदिरों में आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हम बहुत सारा समय यहीं निकालेंगे, लेकिन जब शाम को 3
और 4 बजे के बाद है। तो मुझे लगता है जो मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि यहाँ भीड़ की संख्या बढ़ेगी और लगातार अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बल हैं और मंदिर के अंदर जो है बिरला मंदिर का प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। तो अद्भुत अलौकिक दृश्य और लोगों के मन में सिर्फ राधे राधे और जय कृष्ण के नारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं का आनंद भी ले रहे हैं। रमा, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया है कि बांसुरी स्वराज वहाँ पर दर्शन कर रही हैं और केवल वही नहीं, देश विदेश से जो लोग हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम दृश्यों में देख भी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कृष्ण के स्वरूप में सजे हुए हैं। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो उनका पूरा जो दर्शन है वो अपने आप में एक ग्रंथ हो जाता है। उनका जो हर स्वरूप है वो अपने आप में कुछ कहता है। आपके पास आएंगे, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इस्कॉन मंदिर से किस तरह के दृश्य आप दिखाने चाहेंगे? और सुयश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो परंपराओं की बात कर रही थी और पूरे जो श्रद्धा भक्ति उल्लास से जो भक्त वहाँ पर आ रहे हैं, आपने उनसे बातचीत भी कराई। किस तरह से पारंपरिक पूजा अर्चना होती है, किस तरह से दर्शनों के लिए लोग उत्सुक हैं वहाँ पर? जी रमा, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह से ही यहाँ पर 5:30 बजे मंदिर के पट खुल गए थे दर्शनों के लिए और रात्रि को 1:30 बजे तक भक्तों का प्रवेश जारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे यहाँ पूजा अर्चना भगवान के जन्मोत्सव की शुरू हो जाएगी। 11 बजे नवग्रह पूजा और गणेश पूजन शुरू होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे जब जन्म होगा तो उनके चल विग्रह को लेकर के आएंगे यहाँ और जो कामधेनु गाय हैं, स्वर्ण कामधेनु गाय, उनसे भगवान का अभिषेक कराया जाएगा उनका पूरा। और उसके बाद से भगवान के दर्शन होंगे, आरती होगी 12:25 पे। यहाँ पर महाआरती का आयोजन भी किया गया है। तो तमाम ऐसी तैयारियां की गई हैं जो कि पूजा अर्चना के साथ साथ एक अलग भाव मनुष्य के साथ में जोड़ते हैं। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि कृष्ण का तो पूरा का पूरा जो उनका अस्तित्व है या कहें जो कृष्ण है, उन्हें आप जहाँ से भी देखिए आपको एक अद्भुत अलौकिक और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था अभी दोस्ती का, तो अगर आप सुदामा और कृष्ण की दोस्ती देखिएगा तो मैं बताना चाहूँगी आपसे एक छंद कहते हुए कि धोती फटी लपटी दुपट्टी बतावत आपनो नाम सुदामा। जब दरवाजे पर आते हैं तो कृष्ण ये भूल जाते हैं कि वो राजा हैं, वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि दोस्ती है। और ये सबसे बड़ा संदेश होता है कि दोस्ती में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। वहीं पर अगर आप मीरा की बात करें, चाहे राधा की बात करें, जिस रूप में जिसने कृष्ण को याद किया है वो उस रूप में कृष्ण उपस्थित हो गए हैं। चाहे आप महालीला रास को ही देख लीजिए, यहाँ वृंदावन में वो महारास ऐसा है जहाँ हर गोपी को प्रत्येक, चाहे वो डाल हो पात हो, सबने गोपी का स्वरूप लिया तो सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण बन करके आ गए और उनकी साधना को पूर्ण किया। तो भगवान श्री कृष्ण वो है जो कहते हैं ना। और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे मुरली का ही क्यों ना हो, और पूरी तरीके से एक मीरा ने कहा भी है कि अधरों पे मुरली और मन में राधा और बढ़ गए हैं कृष्ण आधे आधे। तो उस तरीके से जिस रूप में भी, चाहे आप सूरदास जी के छंदों की बात करें, चाहे मीरा की, और चाहे आप रसखान को ले लीजिए, ना होते हुए भी धर्म के वृंदावन एक बार आए और हरि के हो गए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ रमा, जहाँ आप सिर्फ प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। तपस्या है, त्याग है, वैराग है। जिस रूप में आप कृष्ण को चाहेंगे आप यहाँ पर कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ आएंगे तो जब आप यहाँ से वापस जाते हैं ना, अनुभव तो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते मंदिर से हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल अजीत, आपसे कहना चाहेंगे कि दिखाइए हमारे दर्शकों को वहाँ पर किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह से वहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। बिल्कुल रमा, देखिए यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो इस्कॉन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो इस्कॉन की शाखाएं हैं वहाँ पर विशेष रूप से इस दिन को खास तौर पे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो जुटना शुरू हो जाते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगातार यहाँ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके बाद भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो लगातार बना है। अगर हम इस्कॉन द्वारका की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। बहुत बड़ा यहाँ पंडाल लगाया गया है और करीब 10 लाख लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है बड़ी संख्या में लोग जो है वो
यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप अगर कैमरामैन सुमित आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उतने ही श्रद्धालु जो है वो अंदर है, उतने श्रद्धालु जो है बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर उनका जो है उनका हर जो रूप है उसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर रासलीला जो है वो आयोजित की जा रही है। भगवान कृष्ण का जो जीवन दर्शन है उससे संबंधित जो है नृत्य नाटिकाएं जो है बच्चों द्वारा तैयार की गई है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है लाखों लोगों के लिए, सात्विक महाप्रसाद, जो कि बहुत लोग आज के दिन उपवास रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर सभी तरह का जो है महाप्रसाद जो है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। और ये सिलसिला देर रात्रि से हम कहें कि सुबह से ही जारी है। करीब 4 बजे, 3:30-4 बजे से जो है सिलसिला जारी है और हजारों की संख्या में हम सुबह से करीब 7 बजे से यहाँ पर हैं। हम देख रहे हैं कम कम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। उसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं। बच्चों में खासा उत्साह है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, बाल स्वरूप है, उसको उसके जो है उसकी पूजा होती है। वो बाल स्वरूप जो है लड्डू गोपाल हम बोलते हैं। तो बच्चे जो है वो भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में यहाँ पर आ रहे हैं, वो बड़े आकर्षक लग रहे हैं। और अगर आपको दिखाएं तो ये मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं और लगातार भजन कीर्तन जो है तमाम तरह की गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही है और इतने श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो है, जीवन दर्शन अपने आप बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है। महायोगी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उनके जीवन के हर पक्ष से जो है तमाम तरह की शिक्षाएं लिया सकती है और यही शिक्षा जो है लेने का आज दिन है। आज जिस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा रात को 12 बजे जो है, बिल्कुल श्रद्धा है, भक्ति है भर जो है और भगवान कृष्ण के जीवन से विभिन्न संदेश भी हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सजे हुए हैं। तमाम मंदिर और पहुंच रहे हैं। परंपरागत तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। सुयश आपका वृंदावन से, अजीत आपका और बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका बिरला मंदिर से ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर भी भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर भजनों की गूंज और रोशनी से अलग छटा बिखेरता नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने बारी बारी से भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 3 बार भारत के कमान संभालने वाले महान नेता को देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्र के प्रति वाजपेयी जी के योगदान को याद किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की सराहना की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर काफी संख्या में संत भी पहुंचे। आध्यात्मिक गुरु अजय भाई जी से अटल जी के जीवन पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अटल जी के समाधि स्थल पर संतों को भी आमंत्रित किया गया। अजय भाई जी भी यहाँ मौजूद रहे। सर क्या कहेंगे अटल जी के लिए?
अटल जी की एक कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो वास्तव में इस राष्ट्र की आवश्यकता है, इस संस्कृति की आवश्यकता है कि हम सब कदम मिलाकर साथ साथ चलें और इस राष्ट्र को जो अटल जी का स्वप्न है भारत वंदे जगद्गुरु, हम उस सपने को साकार करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और संत समाज से उनका बहुत बहावरा, रामायण गीता उनका स्वाध्याय था, कवि थे, इसलिए उन सबको याद करते उनका चरित्र हमेशा अटल रहे, ऐसी कामना है। किस तरह देखते हैं उनके जीवन को? देखिए, उनको अजय शत्रु कहा जाता, उन अज्ञात शत्रु कहा जाता, उनका कोई शत्रु नहीं था, सबसे उनका प्रेम था। तो वास्तव में एक मानव का जो स्वभाव होना चाहिए, अंतर और बाहर एक जैसा व्यवहार, ये उनके जीवन की विशेषता थी। हम लोगों ने उनके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम किया था उनके कविताओं को लेके कि तो उनकी कविताओं में अध्यात्म भी आता है, समाज की पीड़ा भी आती है, विश्व स्तर तक वो कहते हैं कि हम युद्ध ना होने देंगे। तो ये बुद्ध का संदेश, ये रविदास का, ये कबीर का संदेश उनके हृदय में रहता था। और वास्तव में अध्यात्म, राजनीति, सामाजिकता और संस्कृति का समन्वय अटल जी में था। और साथ में जो शौर्य जो उन्होंने परमाणु बम पोखरण में किया, वो उनके हृदय में बैठा शौर्य भी दिखलाता है। तो वास्तव में एक राजनेता कैसा होना चाहिए, उसका एक मार्गदर्शन अटल जी ने हम सब के लिए छोड़ा है। और राष्ट्र उनके आदर्श पे चलकर और भारत वंदे जगद्गुरु बने, विकसित भारत बने, ऐसी हम लोगों की कामना और कर्म होना चाहिए। ये थे अजय भाई जी जो बता रहे थे किस तरह का व्यक्तित्व थे अटल जी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित सभा में 9वीं और 11वीं कक्षा की छात्राओं समृद्धि और सानवी पाठक ने भजन प्रस्तुत किए। इन छात्राओं ने अपने भजनों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन जीत लिया और उन्होंने छात्राओं से मुलाकात कर उनके साथ बातचीत की। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने छात्राओं से मिलकर उनका अनुभव जाना। समृद्धि और सानवी पाठक ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर भजन पेश किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने आए। क्या कहेंगे समृद्धि जी? ये तो बिल्कुल ऐसा था, ड्रीम कम ट्रू। मतलब हमें उनके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमारे भजन सुने, तारीफ की, उन्हें अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत। आप क्या कहेंगे? वही मेरे तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हो गए ये। मतलब बहुत खुश हूँ मैं और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने हमसे बात करी और वो हमसे राष्ट्रपति मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हमारी तारीफ़ करी। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने उनके सामने प्रस्तुति दे भी दी, यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अटल जी के समाधि स्थल पर आप लोग आए हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न रहे हैं, कैसा क्या कहेंगे उनके लिए? वो एक ऐसी महान विभूति थे, मतलब उनको हम ना भुला सकते हैं और उनके जैसा दोबारा कोई आना मतलब बिल्कुल ही असंभव जैसा है। वो उनकी समाधि के लिए उनके प्रार्थना सभा में हमने गाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हम बहुत छोटे से इलाके से आते हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, मतलब बहुत खुश हैं हम। आप 9वीं और 11वीं की छात्राएं हैं, ऐसे में आपने कौन कौन से जो भजन है वो पेश किए थे और कैसा लगता है जब भजन पेश कर रहे हैं? हमने तो अच्युतम केशवम वगैरह मतलब ऐसे भजन पेश किए थे। जय जय भैरवी मैथिली गीत हमारे यहाँ का, बिहार का बहुत प्रसिद्ध विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। और भजन जब हम गा रहे थे तब तो हम बिल्कुल गुम थे, अपने उसमें थे, धुन में कहते हैं। सब लोगों को देख रही थी, सब लोगों को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सानवी और समृद्धि पाठक दोनों ही काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनसे मिलने आए, राष्ट्रपति ने इनसे बातचीत की। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक आज से 20 अगस्त तक आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से लेकर तेज बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 अगस्त को मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को गोवा और कोंकण में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।